वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑडियो वीडियो इज़ फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना मेरे को। अच्छा, अब उमंग कहाँ चली गई? ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स हमारा चला हुआ था। वेक्टर्स में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो टॉपिक्स कर लिए थे। दो क्या मतलब तीन कह लो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हमने देख लिया था। पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, और उसके साथ साथ हमने तीसरा जो है दैट इज़ अवर पॉलीगन लॉ। ये तीनों चीज़ें हमने देख ली थी एक साथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन लॉ पे हाँ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। ओके, सो नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? लिखिए, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit. It is a vector whose magnitude is 1 unit and it gives the direction of a given vector. And it gives the direction of a given vector. It is a unitless and a dimensionless quantity. It is a unitless and a dimensionless quantity. ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। मान लो फोर्स वेक्टर है, लेट अस सपोज इट इज 5 न्यूटन्स एट 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये फोर्स वेक्टर है, इसका ये क्या है? मैग्नीट्यूड। एक मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये क्या है? ये है डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख पाते हैं? किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका यही होता है कि भाई मैग्नीट्यूड लिखो और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन लिख दो। दिस इज द मेथड टू राइट अ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने इकट्ठे लिख दिया। अब अगर मैं इसमें से इस 5 न्यूटन को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो मेरे पास आ जाएगा वेक्टर 4/5 न्यूटन। सो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में जो बचेगा वो क्या है? वो है डायरेक्शन। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा एट 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बच गया। ये क्या है? ये है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये यहां पे हमें सीखने को मिला। किस तरीके से लिखा जा सकता है डायरेक्शन को? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये और कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ये है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से हम क्या सीखते हैं? अगर हमने डायरेक्शन को चलो ऐसे लिख दिया तो डायरेक्शन जो है, ये जो तरीका है किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दिया जाए उसके मैग्नीट्यूड से। ये मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन, इसको हम डायरेक्शन, इसी को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका हमारे पास है एफ कैप। कैप लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर is a unitless and dimensionless quantity. Why? Because it is a direction. Direction की कोई भी थोड़ी यूनिट और यूनिट्स थोड़ी भी होगी।
डायरेक्शन तो भाई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की ना तो कोई यूनिट होगी, जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट 5 न्यूटन होती है, तो ये ऊपर की न्यूमरेटर की यूनिट भी न्यूटन है, नीचे की न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो इसकी यूनिट्स भी खत्म हो जाएगी और इसकी डायमेंशंस भी नहीं होंगी, कुछ डायमेंशंस भी नहीं होंगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है, ठीक है, इट हैज नथिंग एल्स टू डू, ठीक है, इट इज जस्ट अ डायरेक्शन। सो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज अ डायरेक्शन। सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं ए कैप, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज अवर ए कैप, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास बन गया। दूसरा फॉर्मूला, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा सकता है, मैग्नीट्यूड को यहां मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज दिस एंड डायरेक्शन इज दिस, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, दिस इज अवर वेक्टर, ओके। तो पहले भी हम ऐसे लिखते थे, अगर आप यहां ध्यान दो तो ये मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन था, बट डायरेक्शन जो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट था, इसको हम वर्ड्स में लिखते थे, अब हम इसको कैप के टर्म्स में लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर्स ये होता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हमारे पास कुल मिला करके हमारे पास जो है 3 टाइप के हम यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लिखिए जरा, नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो है उसमें हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग दूसरा होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग तीसरा होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होता है उसको कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई कैप से, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और z एक्सिस के लॉन्ग जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। इसी तरीके से नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग जो होगा उसको माइनस i कैप, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग जो होगा माइनस j कैप, और नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर, ये जो z एक्सिस है ये आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। z एक्सिस ऐसे नहीं ड्रॉ करते, बेसिकली बाहर की तरफ होता है, ठीक है। बात करेंगे अभी 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात करेंगे तो और ज्यादा विजुअलाइज हो पाएगा। फिलहाल अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूं, अंदर की तरफ ये जा रहा है, दिस इज माइनस के कैप। अंदर की तरफ जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में जो अंदर की तरफ है दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस के कैप, बाहर की तरफ है प्लस के कैप, इधर आई कैप। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, जेड एक्सिस छोड़ दो, तो इस तरफ को मान लो फोर्स है, ये फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, और इस तरफ को आई कैप है, तो आप पता है इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड आप लोगे 5 न्यूटन आई कैप, सिंपल। ऐसे ही अगर कोई फोर्स नीचे की तरफ हो, मान लो वेलोसिटी ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, एक फोर्स एक वेलोसिटी ले लिया, तो आप ये नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आप इस वेलोसिटी को पता है वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकेंड और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब माइनस जे कैप, तो यहां पे आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है दैट इज द माइनस जे कैप। तो इस तरीके से आपके पास ये वेलोसिटी भी आ गई और फोर्स भी आ गया, दोनों के दोनों वेक्टर्स इस तरीके से लिख लिए गए, फाइन, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, अब एक चीज और है जो हमें सीखनी है यहां पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फोर्स बीच में से हो तो उसको हम कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बाद लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो है वो भी टाइप्स ऑफ वेक्टर में लिखा जा सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, जैसे कोलिनियर,
कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, इन सब में यूनिट वेक्टर भी एक हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। अब हमारे पास जो है अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देखो, अगर हमारे पास वेक्टर है कोई भी, तो मान लो ये हमारे पास वेक्टर ए है, अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं दो वेक्टर्स में, हमने एक ऐसे करके तोड़, हमने अभी तक सीखा क्या है वैसे, अगर आपको ये ध्यान रहे, जैसे वेक्टर ए यहां होता है और वेक्टर बी यहां होता है, तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है। ऐड करना मतलब रिजल्टेंट निकालना, ये सीखा हमने पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन में और दूसरे वेक्टर एडिशन लॉज में हमने ये चीज सीखी है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे एक वेक्टर को दो में तोड़ना। तो जैसे ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर लिया, इसको दो में तोड़ना। इसको दो में तोड़ने के बहुत सारे तरीके, अच्छा दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में तोड़ने के तरीके बहुत सारे। एक तरीका तो यही हो गया, इस वेक्टर आर को वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी ऐसे तोड़ दो। ठीक है, वेक्टर आर को ए और बी में तोड़ दो, तो एक तरीका तो हो गया। लेकिन एक तरीका यहां पे सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ये तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल लॉ यूज करूं तो मैं कहूंगा, देखो इधर को ले लिया मैंने कोई, लेट अस सपोज वेक्टर सी, और इधर को ले लिया मैंने कोई, लेट अस सपोज वेक्टर डी, तो मैं कह सकता हूं सी प्लस डी भी आर है। तो मैंने वेक्टर आर को सी और डी में तोड़ दिया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, आर सी और डी जो है ये भी कॉम्पोनेंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पॉलीगन लॉ यूज करना चाहूं, एक इधर ले लूं, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर, मान लो ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास है सी, ये मेरे पास है डी, तो मैं कह सकता हूं ये जो वेक्टर आर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ये वेक्टर आर को मैं ऐसे कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं ऐसे कहता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कौन सा लॉ यूज कर रहा हूं, मैं लॉ यूज कर रहा हूं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कह पा रहा हूं। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लिखता हूं जस्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहा हूं। अगर मैं इस वेक्टर आर को ऐसे ब्रेक करता हूं सी में और डी में, तो सी प्लस डी, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, तो मैं फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहा हूं। ऐसे करके मैं यहां पे बहुत सारे ट्राइंगल्स, बहुत सारे पैरेललोग्राम्स, बहुत सारे बना सकता हूं, क्वाड्रिलेटरल कभी बना लिया, पेंटागन कभी, हेक्सागन, बहुत सारे पॉलीगन बना सकते। तो एक वेक्टर को ब्रेक करने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं। इसका मतलब ये हो गया एक वेक्टर के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं दे आर इनफाइनाइट। उन सारे इनफाइनाइट तरीकों में से एक ऐसा तरीका है जो हमारे काम का है, जो हमने अच्छे ढंग से सीखना है, ठीक है। वो तरीका क्या है, यही वेक्टर आर लिया हमने यहां पर, उस तरीके में वेक्टर आर को आप केवल दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हो, एक एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो वेक्टर आर को अगर आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में अगर ब्रेक किया, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं इन दो कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये हमारे काम की चीज है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑब्लिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो वो कंपोनेंट्स हो गए जो आपस में परपेंडिकुलर है, दोस कंपोनेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन क्या हुआ, रेजोल्यूशन मतलब एक प्रोसेस है, एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर आर है और इस तरफ जो है ये आर एक्स है, इसका एक्स कंपोनेंट, इस तरफ जो है ये है आर वाई है, इसका वाई कंपोनेंट, और कुछ भी एंगल समझ लो थीटा, कोई भी एंगल है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तरीका है, ठीक है। तो वो तरीका क्या है, जो वेक्टर आर है, जो
जो भी एंगल थीटा आपको दिया है उस थीटा के अलोंग हमेशा कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, हमेशा कॉस थीटा, और उस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, आर साइन थीटा। तो आप पता है कैसे लिखोगे, आप वेक्टर आर को ऐसे लिखोगे, ये आर कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो आप इसके साथ लिखोगे आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग तो आप लिखोगे आर साइन थीटा जे कैप। आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स। इसके अलावा 4 क्वाड्रेंट्स में हो सकते हैं। लेट अस सपोज अगर वेक्टर यहां है, मान लो वो वेक्टर ए है, और एंगल थीटा हमारे को कोई भी दिया रखा जा सकता है, कोई भी, हर बार एक्स एक्सिस के साथ नहीं होगा, कभी मान लो वाई एक्सिस के साथ। अगर वाई एक्सिस के साथ है, वैसे तुम एक्स एक्सिस के साथ भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है निकालना। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जहां पर भी एंगल थीटा है उसके साथ जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा वाला होगा, और उसके ऑपोजिट वाला हमेशा साइन थीटा वाला होगा। मुद्दा ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आप इस वेक्टर को कैसे लिख पाओगे, इस वेक्टर को आप लिख पाओगे ए साइन थीटा, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव आई एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हम लिखेंगे ए साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा जो है ये है ए कॉस थीटा प्लस जे कैप, ये माइनस आई कैप के लॉन्ग है और वो प्लस जे कैप के लॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे करके आ गया। अच्छा, उसके अलावा अगर हमारे पास कभी कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, लेट अस सपोज यहां पर है, एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो एक्स एक्सिस के साथ ही दे रखा है, कुछ और एंगल थीटा की जगह मान लो एंगल बीटा गिवन है, कुछ भी गिवन है, ठीक है, और यहां पे मान लो ये वेक्टर बी है। तो अब हम इस तरफ देखेंगे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इस तरफ देखेंगे ये कंपोनेंट भी नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब यहां पर ये जो होगा इसको मैंने कह दिया जी बी एक्स, और इसको मैंने कह दिया जी बी वाई। तो बी का कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा, बी कॉस बीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी साइन बीटा। ठीक है, ये ऐसे करके आ गया। तो हम वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं, बी कॉस बीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस आई कैप, और बी साइन बीटा नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग माइनस जे कैप, ऐसे करके हो गया। अच्छा, एक और कर लेते हैं, फिर हम यहां से, मतलब दिस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप देखो ना फिजिक्स में आगे चल के हम वेक्टर्स जो पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स में वैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब यूज होता है, ठीक है। आगे चल के हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वो भी यूज होता है। लेकिन अगर कोई चीज सबसे ज्यादा यूज होती है वेक्टर्स में, तो वो ये है, ये सीखना कि कैसे आप वेक्टर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़े। सारी फिजिक्स में यूज होती है, +1 +2 सारे के सारे सिलेबस में यूज होता रहता है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मान लो कोई फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे करके, तो आपको ये जानना कि भाई इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होगा और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई के लॉन्ग होगा, ये जानना जरूरी है। एंगल कुछ भी आपको दिया रखा होगा, मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो ए का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, ये होगा ए साइन थीटा, और इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। थीटा के अलोंग कॉस थीटा कंपोनेंट होता है हमेशा, ठीक है। फिर आप वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं, यहां पे ए साइन थीटा आई कैप, ठीक है। तो ए साइन थीटा आई कैप, लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होने की वजह से यहां पे आएगा माइनस जे कैप आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस ए कॉस थीटा माइनस जे कैप। ऐसे करके आप किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये एक्स को एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हुआ, ये वाई एक्स, जहां पे भी आई कैप है दैट इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जहां पे भी जे कैप है दैट इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब बाकी फिजिक्स में तो ये यूज होता ही होता है, बट अगर सिर्फ वेक्टर्स का ही क्वेश्चन बनाना हो, अगर टीचर ने ठान लिया कि भी वेक्टर्स में ही बच्चे को उलझा दो, तो कंपोनेंट्स में बहुत आसानी से उलझाया जा सकता है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस। लिखिए, write the following vectors, write the following vectors
in unit vector form. Write the following vectors in unit vector form. Unit vector form and find out their resultant. Find out their resultant. सबसे पहला है F1 force that is 15 Newton at 37 degrees north of east. ठीक है, फिर हमारे पास है F2. F2 is 20 newtons. 20 newtons at 53 degrees south of west. ठीक है, उसके बाद है F3. F3 है 8 न्यूटन्स टुवर्ड्स साउथ. फिर हमारे पास है F4 दैट इज 8√2 न्यूटन्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. मान लो हमारे पास ये 4 फोर्सेस है, हमें इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 4 फोर्सेस किसी एक बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं और हमें उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है. अब वो निकालना है और साथ के साथ हमारे को इनको यूनिट वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में भी हमें इसको लिखना है. ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं जरा. सबसे एक एक करके लेंगे सबको. सबसे पहले हम जरा ये लेते हैं. सबसे पहले हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में है भैया. ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट डेफिनेटली ऐसे आएगा. $37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ठीक है, अब यहां पर जो है 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हमारे पास 15 न्यूटन है, दैट इज F1. ठीक है, 15 न्यूटन है, दैट इज F1. अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पर एक कंपोनेंट करते हैं और यहां पर एक कंपोनेंट करेंगे. आपको मैंने बता दिया कंपोनेंट कैसे लेते हैं. दैट इज 15 cos 37. cos 37 कितना होता है, वो ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो यहां पर cos 37 होता है 4/5. 4/5 तो आ जाएगा 4 3 12, ये 12 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, अच्छा यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 15 sin 37. sin 37 क्या होता है 3/5. 3/5 तो 3 3 5 से 15 कैंसिल, 3 3 9 ये आ जाएगा. तो अब आप पता है कैसे लिखोगे, आप फोर्स F1 को यहां पर ही लिख दें, यहां पर ही लिख देते हैं. आप इसको लिख सकते हो, ये कंपोनेंट 12 है तो ये आ जाएगा 12 आई कैप और अच्छा चलो यहां थोड़ा टाइट हो जाएगा, यही लिखते हैं. ये आ जाएगा 12 आई कैप प्लस ये 9 है नॉर्थ के लॉन्ग है प्लस 9 जे कैप. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर. पहला वेक्टर ये है 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप. अच्छा दूसरा वेक्टर जो है दैट इज अलोंग दैट इज दिस 20 न्यूटन एट 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. 20 न्यूटन एट 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट इस डायरेक्शन में. ये 53 है, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और यहां पे ये 20 न्यूटन है. ठीक है, तो 20 न्यूटन है. अब यहां पर जो है इसके कंपोनेंट्स कहां कहां होंगे, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा. देखते ही आपको ये पहचानना पड़ेगा किस तरफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फिर आप कंपोनेंट निकाल लो. 20 का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा, ये आएगा 20 cos 53. अच्छा cos 53 कितना होता है, sin 37 के बराबर होता है 3/5. ठीक है, तो 3/5 यहां डालेंगे, ये आ जाएगा 12 और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20 sin 53. sin 53 4/5 के बराबर होता है, हमने बेसिक ट्रिग्नो में किया है, तो 4/5 डालेंगे तो आ जाएगा 16. तो आपको क्या पता चला, F2 थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव है.
तो यहां पे आएगा 12 माइनस आई कैप प्लस 16 माइनस जे कैप। तो बेसिकली ये आपके पास आ गया, दिस इज योर सेकेंड फोर्स इन आई कैप एंड जे कैप फॉर्म में, ये आपके पास सेकेंड फोर्स आ गया। ठीक है, फाइन। अब जो है 8√2 न्यूटन्स टुवर्ड साउथ एक फोर्स ऐसे भी है। अच्छा, अगर कोई सिर्फ साउथ के लॉन्ग है तब हमारे को 8 न्यूटन्स, तब हमारे को इसको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो पहले से नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, सीधा सीधा लिख दो। ठीक है, तो हम F3 को कैसे लिख सकते हैं? F3 को हम लिख सकते हैं 0 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कोई कंपोनेंट नहीं, सारा का सारा फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना भाई, एंड प्लस 8 माइनस जे कैप। ये आ गया, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ये आ गई। फोर्थ इक्वेशन है 8√2 न्यूटन साउथ ऑफ ईस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में से 8√2 न्यूटन्स। ठीक है, तो इसके बीच में से 8√2 न्यूटन्स ये आ गया हमारे पास 8√2 न्यूटन्स, एकदम बीचों बीच। कहां के बीचों बीच में से? साउथ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच में से 8√2 न्यूटन्स। किस किस एंगल पे है? ऑफ कोर्स एंगल फिर हमारा क्या होगा? 45 ये 45 डिग्रीज और ये भी 45 डिग्रीज, दोनों एंगल्स 45 डिग्रीज के होंगे। ठीक है, क्योंकि 8√2 न्यूटन्स है और साउथ ईस्ट कहा है, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया साउथ और ईस्ट के बीचों बीच। साउथ ईस्ट का मतलब ये हो, तो साउथ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच से है ये, तो बीचों बीच से है, इसका मतलब 45 डिग्रीज पे। ठीक है, तो 8√2 है, 8√2 का कंपोनेंट इधर ले लो, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ये आएगा 8√2 cos 45। cos 45 होता है 1/√2, ये आ जाएगा 8 न्यूटन। दूसरा कंपोनेंट इधर ले लो, ये आ जाएगा 8√2 sin 45। sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी 8 न्यूटन। तो इधर भी 8, इधर भी 8, दोनों तरफ 8 हो गया। तो अब आप लिख दो इसको F4। यहां पे पॉजिटिव आई कैप, यहां पे नेगेटिव जे कैप, तो 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप। इस तरीके से आप ये चारों फोर्सेस को F1, F2, F3, F4 को आप आई कैप और जे कैप की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, तो सबसे पहला काम ये हो गया। ठीक है, तो ये आधा क्वेश्चन हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने सारे के सारे फोर्सेस को लिख डाला। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? रिजल्टेंट। इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना रह गया कि भाई इन सबका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं है, इन चारों को ऐड कर दो, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। जब हम चारों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो आई कैप वाले एक साथ ऐड होंगे, जे कैप वाले एक साथ ऐड होंगे। तो जैसे हमने यहां पे आई कैप लिखा, इन सब में से हमने आई कैप कॉमन लिया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ पे नीचे -12 है, ठीक है, वो सब ऐड करो। तो यहाँ पे 12 आ गया, फिर -12 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 8 आ गया। इन सब में से जे ले लो, तो प्लस जे कैप। अब यहाँ से ले लो, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से -16 आ गया, यहाँ से -8 आ गया, यहाँ से भी -8 आ गया, ये ऐसे करके आ गया। अब ये सब कैंसिल हो गए और यहाँ पर भी कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या? वैसे यहाँ लिखता हूँ मैं रिजल्टेंट, यहाँ से तो 8 बच रहा है, तो ये आ जाएगा 8 आई कैप। यहाँ से ये -16 -32 प्लस 9 दैट विल बी -23, तो इट विल बी -23 जे कैप। ये आ गया जी हमारे पास रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ या फिर पॉलीगन लॉ से नहीं निकाला जा सकता था। 4 वेक्टर से अगर कोई सोचेगा कि पॉलीगन लॉ लगाने लग जाओ, इसमें अजीबोगरीब एंगल्स आएंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो रिजल्टेंट निकालने का एक और तरीका होता है कंपोनेंट्स के थ्रू। हम पहले कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं और तब नेट रिजल्टेंट निकाल देते हैं।
उसके बाद हम नेट रिजल्टेंट ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो जैसे कर लेते हैं, यहाँ पे बोला नहीं वैसे क्वेश्चन में, लेकिन लेट अस डू इट। तो यहाँ पर 8 आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 8 है, ठीक है। -23 जे कैप मतलब ये जो कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट जो है वो 23 है, लेकिन माइनस जे कैप का मतलब हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस तरफ को है, काफी बड़ा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा आपका, वो आपका नेट रिजल्टेंट रहेगा इन दोनों का। ये है वेक्टर आर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कोई पूछना चाहे कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में नेट रिजल्टेंट, तो आप कह सकते हो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में क्या था? सिंपल क्वेश्चन में ये था कि भाई आपको 4 वेक्टर्स दे रखे थे, और 4 वेक्टर्स दे रखे थे और आपसे ये पूछा था कि भैया ये बताओ कि इनका रिजल्टेंट क्या है। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। लेकिन घुमा के आते हैं, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो आप, ठीक है। लिखिए, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस एज शोन। क्वेश्चन लिखिए, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, a body is in equilibrium under the following forces as shown. Find out the angle theta and the force F1. Find out the angle theta and the force F1. ठीक है जी। ये हमारे पास एक डायग्राम है, और इस डायरेक्शन में फोर्स है F1, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स जो है वो है F2, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है F3। $25 न्यूटन है ये। इसको चलो हम 2 तरीकों से कर लेंगे, यहां पर मैं आपको एक और चीज भी समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी पीछे सिखाया। अच्छा, पीछे 4 फोर्सेस थे, अजीबोगरीब डायरेक्शंस में थे। यहां पर अजीबोगरीब डायरेक्शन नहीं है, ये पहले से एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये पहले से वाई एक्सिस के लॉन्ग है, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ यही एक फोर्स है जो कि तिरछा फोर्स है, तो हर बार हर फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर सिर्फ इसको तोड़ने की आवश्यकता है। तो ये 25 का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा, ये आ जाएगा 25 cos 30 cos थीटा, थीटा हमें नहीं पता, और 25 का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 25 sin थीटा। अब आप सिर्फ बैलेंसिंग कर दो, पहला मेथड ये सिंपल मेथड, बैलेंसिंग कर दो, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई ऊपर